इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। तेरे लिए भाग 2। अभी तक आपने जाना शालिनी और आदित्य किसी कारणवश अलग हो चुके हैं। शौर्य जो कि शालिनी के पास रहता है, एक दिन नाराज होकर वो स्कूल से आता है और अपनी मम्मी से उसके पापा से अलग रहने का कारण पूछता है और ना बताने पर नाराज होकर सो जाता है। तभी शालिनी अपने अतीत में खो जाती है और आदित्य के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। अब आगे। खुशियों के दिन जल्दी जल्दी बीत जाते हैं। शालिनी और आदित्य की शादी को 2 साल हो गए थे, पर शालिनी की कोई संतान नहीं हुई थी। आस पड़ोस वाली औरतें शालिनी के बारे में बातें बनाने लगी थी। बगल वाले घर की सुनीता आए दिन अपने बच्चों को शालिनी के पास छोड़ दिया करती और कहती, तुम तो बैठी रहती हो, मेरे 2 बच्चे हैं, थोड़ी देर तुम संभाल लो इन्हें। तो कभी सामने वाली पड़ोसन अपने बच्चों को लेकर आ जाती और कहती, शालिनी जरा मेरे बच्चों को पढ़ा दो, तुम्हारा भी वक्त कट जाएगा और मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। शालिनी खुशी खुशी तैयार हो जाती, पर पड़ोसन उसको जताते हुए कहती, क्या पता मेरी दुआओं से तेरी सोनी गोद भर जाए। और तब शालिनी उदास हो जाती। ज्यादातर यह सब दोपहर के समय ही आती थी, जब शांति जी सो रही होती थी और शालिनी घर के काम खत्म करके सोने जा रही होती थी। उस दिन शांति जी अभी अभी बिस्तर पर आकर लेटी ही थी कि पड़ोसन अपने बच्चों को लेकर आई और बोली, अरे शालिनी जरा मेरे बेटे को मैथ के सवाल तो हल करवा दो, वो मेरे ना अभी कपड़े पड़े हैं धुलाई करने के लिए। दुआ दूंगी तुझे, मेरी दुआ में ना बड़ा असर है, जल्दी ही तेरी गोद भर जाएगी। शांति जी ने शोरगुल सुना तो कमरे से बाहर आई और बोली, अच्छा बहू, तुम्हारे दुआ में इतना ही असर है तो अपनी बहन के लिए दुआ क्यों नहीं मांगती। सुना है शादी के 6 साल हो गए हैं, पर अभी तक खाली ही है बेचारे की गोद, और मेरी बहू तो अभी कम उम्र की ही है, 2 साल भी पूरे नहीं हुए। हो जाएगा बच्चा जब भगवान की मर्जी होगी, तुम परेशान मत हो। पड़ोसन का इतना सा मुंह हो गया। शांति जी की बात सुनकर पड़ोसन खीज मिटाने को कहती है, अब माँ जी यह सब तो भगवान के हाथ में है। अच्छा शालिनी, तो मैं चलती हूँ। अरे बहू, अपने बच्चों को तो ले जाओ, भगवान की दया से जन्म दिया है तो खुद से पढ़ा भी लो। अब रोज रोज मेरी बहू कितना संभालेगी, हमारे घर में भी 24 काम होते हैं। पड़ोसन ने फिर अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और अपना सा मुंह लेकर चली गई। शालिनी थोड़ी उदास सी लग रही थी तो शांति जी ने उसे टोका, जाओ बेटा, जाकर थोड़ा आराम कर लो और इन लोगों को जवाब देना सीखो। तुम बहुत सीधी हो बेटा, लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। जी माँ जी। सब अच्छा चल रहा था, तभी आदित्य की कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया और कुछ लोगों को अपनी जॉब से निकाल दिया गया, जिसमें से एक आदित्य भी था। आदित्य ने दूसरी जगह जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर 2 महीने बीत जाने के बाद भी कहीं बात नहीं बनी। फिर एक शाम वो खुशी खुशी घर आया और अपनी माँ और पत्नी को बताया कि वह अपने दोस्त के साथ मुंबई जाएगा। वहाँ वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर है, मुझे भी नौकरी दिलवा देगा। लेकिन बेटा, मुंबई इतनी दूर। शांति जी ने परेशान होकर कहा, आप चिंता मत करो माँ, मेरा दोस्त जा रहा है ना मेरे साथ, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दो, आखिरकार मेरा मुंबई जाने का सपना जो पूरा हो रहा है। शालिनी
मेरा बैग तैयार कर देना, कल शाम की ट्रेन से जाना है मुझे। इतनी जल्दी? शालिनी भी सुनकर परेशान हो गई थी। हाँ भाई, अब तुम मत शुरू हो जाना। देख तो रही हो ना, 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो जमा पैसे भी खर्च होने की कगार पर हैं। शालिनी ने कुछ नहीं बोला और आदित्य के लिए खाना लाने चली गई। खाना खाने के बाद आदित्य शालिनी और माँ से बातें करने लगा। देखना, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, ऐसे ही सब सपनों की नगरी नहीं कहते उसे। मैं वहाँ बहुत मेहनत करूँगा और खूब पैसे कमा लूँगा, फिर हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और शालिनी सोच रही थी, उसने तो कभी कोई सपना देखा ही नहीं, पर जब उसने आदित्य की खुशी से दमकती आंखों को देखा तो मुस्कुरा दी। ट्रेन का टाइम हुआ तो आदित्य स्टेशन के लिए निकल गया। शालिनी और माँ ने बार बार याद दिलाया कि पहुंचते ही फोन करना। आदित्य ने मुंबई पहुंचकर शालिनी को फोन किया और फिर माँ से भी बात की। उसकी आवाज में भी खुशी झलक रही थी। 2 दिन ही हुए थे आदित्य को मुंबई गए हुए और शालिनी उसकी याद में बेचैन हो रही थी। सोच रही थी कि कैसे रहेगी आदित्य के बिना, पर कुछ बोलती नहीं थी कि माँ जी सुनकर उदास हो जाएंगी। 4 दिन बाद ही आदित्य का फोन आया और उसने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है, पर उसके दोस्त की कंपनी में नहीं, किसी दूसरी जगह उसे सामान की डिलीवरी करने का काम मिला है। यह सुनकर शालिनी थोड़ा परेशान हो गई। इतनी गर्मी में आदित्य को माल पहुंचाने दूर दूर जाना होगा, पर वो कुछ नहीं बोली। आदित्य ने भी थोड़ी देर माँ और शालिनी से बात करने के बाद फोन रख दिया। कुछ दिन बाद ही आदित्य ने शालिनी को फोन किया तो बहुत परेशान लग रहा था। उसने बताया कि जिस कंपनी में वो काम करता है वहाँ नशीली चीज़ों की स्मगलिंग होती है और इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। शालिनी तो सुनकर रो पड़ी थी। फिर आदित्य ने उसे समझाया कि मैं मुंबई से वापस आ रहा हूँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। और हाँ, अभी माँ को कुछ मत कहना, वह भी बेवजह परेशान हो जाएंगी। उसके अगले दिन ही आदित्य को स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ लिया था। शालिनी को आदित्य के दोस्त ने फ़ोन पर बताया था। शालिनी आदित्य के दोस्त साहिल से आदित्य को छुड़ाने के लिए बोलने लगी। भैया, परदेश में आपका ही सहारा है, अपनी बहन के लिए कुछ तो कीजिए। आदित्य को छुड़ाने के लिए आपको तो पता है ना कि अभी 1 हफ्ते पहले ही तो उन्होंने ये नौकरी शुरू की है। मैंने अपनी तरफ से पुलिस को सब कुछ बताया बहन, पर उसकी कंपनी के लोगों ने ही उसे फंसाया है। पुलिस टीम मिली हुई होती है इन मामलों में। मैं फिर भी एक बार और कोशिश करूंगा आदित्य को छुड़ाने की। फिर अगले दिन शालिनी ने साहिल को फ़ोन किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। 2 दिन और बीत गए, पर साहिल फ़ोन नहीं उठा रहा था। शालिनी परेशान होकर रो रही थी। जब शांति जी ने उसे रोते हुए देखा तो उससे पूछने लगी, बोलो क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? तब शालिनी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो वो भी बहुत दुखी हो गई, फिर उन्होंने खुद को संभाला और शालिनी को अपने भाई को फ़ोन करके सब बताने के लिए कहा। शालिनी ने अपने भाई को फ़ोन किया तो फ़ोन उसकी भाभी ने उठाया। शालिनी ने उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारे भैया तो शहर से बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। पर उस बात को भी 4 दिन बीत गए, पर भैया का ना ही फ़ोन आया ना ही वो खुद आए। शालिनी ने फिर से फ़ोन किया, मगर फिर से फ़ोन उसकी भाभी ने ही उठाया और बताने लगी कि भैया के बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है और वो बहुत परेशानी में हैं, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ पा रहे हैं तुमसे मिलने। शालिनी समझ गई थी कि भाभी ने बहाना बनाया है,
इसलिए उसने फ़ोन रख दिया। फिर शालिनी ने खुद ही मुंबई जाने का फैसला किया। आखिर उसके पति की जिंदगी का सवाल था। घर तो किराए का ही था, पर मकान मालिक अच्छे थे, इसलिए उन्हें एक कमरे में अपना सारा सामान रखने की इजाज़त दे दी। और फिर शांति जी के साथ शालिनी साहिल का पता लेकर मुंबई के लिए निकल गई। मुंबई आकर उसे पता चला कि साहिल तो पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था, क्योंकि वह पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। पर उसने शांति जी और शालिनी को अपनी खोली में रहने की जगह दे दी और खुद से ही उनकी मदद के लिए तैयार भी हो गया था। शालिनी अच्छी तरह समझती थी कि ऐसे वक्त में जब उसके अपने भाई भाभी ने मदद नहीं की, साहिल तो फिर भी दोस्त है। दोनों उसके पास रहकर आदित्य को छुड़ाने के लिए सोचने लगी। वैसे भी मुंबई में वह साहिल के अलावा किसी को नहीं जानती थी। शालिनी साहिल के साथ पुलिस स्टेशन गई और थानेदार से मिलकर बहुत समझाने की कोशिश की कि आदित्य बेकसूर है, पर थानेदार ने कह दिया, इसका फैसला कोर्ट में होगा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल से शालिनी को आदित्य से मिलने की इजाज़त मिली। आदित्य को पुलिस ने बहुत मारा था। उसकी हालत देखकर शालिनी रो पड़ी थी। आदित्य भी शालिनी को देखकर अपने आंसू संभाल नहीं पाया। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें भर आई थी। आदित्य ने शालिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तभी हवलदार ने आकर कहा, मिलने का वक्त खत्म हो गया है, अब आप जाइए। आदित्य शालिनी का हाथ नहीं छोड़ रहा था, पर शालिनी ने उसे सांत्वना दी कि जल्दी ही वो उसे यहाँ से छुड़ा लेगी। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और साहिल के साथ उसके घर आ गई। फिर साहिल के साथ वकील से मिलने गई। एक वकील थोड़े कम पैसों में केस लड़ने के लिए तैयार हो गया, पर इतने पैसे भी शालिनी के पास नहीं थे। आदित्य को छुड़ाने के चक्कर में शालिनी और माँ के जेवर बिक गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आदित्य को 1 साल की जेल हो गई। जेल जाने से पहले वह एक बार माँ से मिलना चाहता था। पुलिस ने उसे इजाज़त दे दी थी और वह माँ के गले लगकर बस रोता जा रहा था। कितने सपने लेकर आया था वो इस माया नगरी में। अब तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि सोच रहा था, काश वो यहाँ आया ही ना होता। तभी पुलिस ने उसे खींचकर उसकी माँ से अलग किया और अपने साथ ले गई। अब शालिनी के लिए यहाँ रुकना कोई मायने नहीं रखता था। और क्या करते वहाँ रुककर, पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए वो माँ के साथ वापस अपने शहर आ गई। पर यहाँ भी वही स्थिति थी। जैसे तैसे महीना बीता, पर अब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और यहाँ तो मकान का किराया भी देना था। वो तो मकान मालिक अच्छे थे और 3 महीने के बाद भी तकाजा नहीं किया था, पर किराया तो देना ही था। शालिनी ने नौकरी के लिए कोशिश शुरू की, पर वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बस उसने मैट्रिक पास किया था। फिर शादी हो गई थी, तो नौकरी कहाँ से मिलती। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार घूमते हैं। किसी पहचान वाले ने बताया कि एक डॉक्टर साहब को बच्चा संभालने के लिए और पूरे घर का कामकाज देखने के लिए एक अच्छी काम वाले की ज़रूरत है। अगर शालिनी करना चाहती है तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। दरअसल डॉक्टर साहब की पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी थी। 2-3 महीने तक रिश्तेदारों ने बच्चे को संभाला, पर उनके भी अपने परिवार हैं, तो कोई कितनी देर तक संभाले। इसलिए अब वो एक अच्छी और समझदार काम वाली ढूंढ रहे हैं। शालिनी ने माँ से बात की और फिर काम करने के लिए तैयार हो गई। शालिनी डॉक्टर साहब को नाश्ता बनाकर दे देती और वह हॉस्पिटल चले जाते। पूरे दिन बच्चे को संभालने के साथ ही घर की साफ सफाई करती और शाम को खाना तैयार करने के बाद डॉक्टर साहब के घर आने तक रुकती। फिर बच्चे को उन्हें सौंप कर चली जाती। कभी कभी अगर डॉक्टर साहब को आने में देर होती तो वो माँ को यहीं बुला लिया करती थी। शालिनी के भाई को किसी से पता चला कि शालिनी किसी के घर में काम करने जाती है,
तो वह एक दिन उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया और बोला, लोग क्या कहेंगे कि मेरी बहन किसी के घर में काम करती है, चलो मेरे साथ। पर शालिनी ने अपने भाई के साथ जाने से मना कर दिया कि माँ जी यहाँ अकेली कैसे रहेंगी। क्या आदित्य के बिना शालिनी घर को अच्छे से संभाल सकेगी? आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। अगला भाग देखना ना भूलें। तब तक अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।